सर, इजराइल की सैन्य क्षमता व खुफिया एजेंसी मोसाद की ताकत और बुद्धिमत्ता दुनिया भर की एजेंसियों में शीर्ष पर मानी जाती है। इसके बावजूद इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? इसको देखते हुए भारत की सरकार सैन्य तंत्र और सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को देश व नागरिकों की सुरक्षा के लिए किन मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी है? नीरज जी, दो प्रश्न इसमें जो आपने इस जो सवाल किया है, इसमें सबसे पहली चीज़ तो आपने इजराइल की सैन्य क्षमता और बुद्धिमत्ता, जिसको मैं लेता हूँ कि उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके बारे की बात है, बहुत शीर्ष पर हैं। और दूसरी चीज़ है कि भारत को, हमको इससे जो है क्या चीज़ सीखना चाहिए और क्या रणनीति अपनानी चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर इजराइल की सैन्य क्षमता की बात करें तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो एडवांस कंट्रीज हैं मिलिटरली, उनमें पहले 20 में आ रहा है, 18वें नंबर पर था। और काफ़ी हम जो है इससे कितना सामान इंपोर्ट करते हैं, UAVs, इसके पास एयरक्राफ्ट हैं, F-35, F-17, 16 सारे इनके पास हैं। इनके पास रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं। कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर हेड्स भी हैं जो डिक्लेयर नहीं किया इन्होंने, न्यूक्लियर पावर नहीं है, अपने आप को नहीं कहते हैं, लेकिन आर्टिलरी है इनके पास, रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं। तो इतनी काफ़ी टैंक्स हैं। आपको अगर बताएं तो देखिए, पहले हम बात कर चुके हैं 1.7 लाख हमने कहा था कि इनकी स्टैंडिंग आर्मी है, 4.7 लाख, 4.7 लाख इनकी जो है रिजर्व्स हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, काफ़ी हैं इनके पास, साजो सामान और हर एक चीज़ इनके पास है। ड्रिल करते रहते हैं। हर एक इजरायली, कंपल्सरी वहाँ मिलिट्री ट्रेनिंग है, हर एक इजरायली मिलिट्री ट्रेनिंग उसने, जो भी 18 साल 16 साल से ऊपर है, 17 साल से ऊपर है, 18 ले लीजिए, तो उसको मिलिट्री ट्रेनिंग करना ही करना है। तो हर एक आदमी फाइटर है। और उसके बाद भी देखिए क्या कंडीशन थी। इनके पास तकरीबन 600 जो हैं फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से तकरीबन 480 हर समय रेडी हैं। मतलब 95% तकरीबन रेडीनेस है इनकी। 80% से ज़्यादा, आप कहिए 80% के आसपास रेडीनेस है एयरक्राफ्ट्स की। इनके पास तकरीबन 400 करीब 240 के आसपास फाइटर्स हैं, जिसमें 190 हमेशा रेडी रहते हैं किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए। इनके पास जो स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं 26 हैं, 18 हमेशा रेडी रहते हैं, 40 इनके पास अटैक हेप्टर्स हैं, जिसमें तकरीबन 36 से 38 हमेशा रेडी रहते हैं। इसके अलावा बाकी इनके पास नेवल फोर्स भी है और आर्मी की हमने बात की। तो ये काफ़ी एडवांस्ड हैं, काफ़ी फोर्स है इनके पास। मोसाद और उसके अलावा एक इंटरनल सिक्योरिटी अपरेटस इनका है। और कितनी एडवांस्ड है मोसाद, उसकी तो हम सब जानते हैं, कहाँ कहाँ रीच है, कैसे पहुँच सकते हैं। और जो इनके पास गन्स, एम्यूनिशन, मतलब कमी नहीं है, आप देखिए तो। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक गाजा के लिए और वेस्ट बैंक से लड़ने के लिए नहीं इन्होंने अपनी आर्मी और ये मिलिट्री रखी हुई थी। इनकी मिलिट्री लड़ाई लड़ चुकी है। हमने पहले कहा कि इनकी 8वीं लड़ाई है। 7 पहले लड़ चुके हैं, जिससे इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन तक, इन सब कंट्रीज के साथ। तो इनकी तैयारी बाहर के देशों से लड़ाई की ज़्यादा थी। इन्होंने सोचा कि इंटरनल तो हम कर ही लेंगे, काबू कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके पास गन्स हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स हैं इनके पास, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स इनके पास हैं। नेवी में करीब 67 फ्रिगेट्स हैं इनके पास। और बाकी तो नेवी का इनका पूरा मैक्सिमम जो है वो मेडिटेरियन जो कमांड है नेवल अमेरिका की, वो देखती है, वहाँ से इनको मिलता है। और आयरन डोम की हम बात कर चुके हैं, 10 बैटरी आयरन डोम की हैं, जिसमें 3 से 4 लॉन्चर हर एक में हैं। 15 और बैटरीज बना रहे थे आयरन डोम की, जो कि हर इनको मिसाइल्स को नाकाम करती। बाकी भी एयर डिफेंस की सिस्टम्स हैं इनके पास। तो ये सारे कुछ हैं। और उसके बावजूद हमने देखा कि क्या हुआ। इसमें
हमने जैसे कहा कि सोचने पर ज़रूर मजबूर करता है कि क्यों ऐसा हुआ। इतना बड़ा एडवांस्ड, मिलिटरली एडवांस देश, इतनी बड़ी क्षमता के साथ, इतनी बड़ी सैन्य क्षमता और खुफिया जो क्षमता है उसके साथ है, और ये ढीले कैसे पड़ गए, कोई सोच नहीं सकता था। इम्प्रेग्नेबल वॉल को कैसे जो है इन्होंने तोड़ दिया, घुस गए ऐसी जगहों पर, घरों में जा कर के कितने इन्होंने लोगों को बंदी बनाया। सबसे पहला काम बंदी बनाया और वह ले गए वहाँ, बाकी काम इन्होंने बाद में किया मारने का। ये तो बड़ी सोची समझी हुई प्रैक्टिस रणनीति जो है हमास चला था, जिसकी भनक इनको नहीं लगी, इनको और मैं कहूँगा साथ में CIA को भी, क्योंकि वो तो इनके साथ ही चलते हैं। हुआ क्यों? कुछ कारण जरूर थे। एक तो देखिए, कई सालों से इजराइल और अरब वर्ल्ड के बीच में आपसी बातचीत चल रही थी, अमेरिका भी इस बीच में था कि इनके आपस में सुलह हो जाए। ऑलरेडी तकरीबन 7 देश हैं जो कि ऑलरेडी अभी तक इजराइल को मान्यता दे रखे हैं। सबसे पहला हमने कहा था कि इजिप्ट है, और बाकी भी देश हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया है, सब ने कर दिया है, मान्यता दे दी है इनके साथ को एग्जिस्ट करने के लिए। कुछ के साथ इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस ही बन गए हैं, और बाकियों के साथ भी होने थे। ट्रेड और बाकी चीज़ों की बातचीत चल रही थी इजराइल और इनके बाकियों में, और इन्होंने जो है डिप्लोमेटिक बात चल रही थी 6 और देशों के साथ अपने नॉर्मलाइज करने के लिए रिलेशंस। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अरब देश भी कुछ जो कि मदद कर रहे थे हमास के, वो इजराइल को के दिखाते रहे कि हम आपके साथ हैं, रिलेशंस नॉर्मलाइज करेंगे, कोएग्जिस्ट करेंगे, ट्रेड की बात करेंगे, इकोनॉमिक जो एडवांसमेंट है उसकी बात करेंगे, लोगों की ज़िंदगी के एडवांसमेंट की बात करेंगे। इसके लेके वो आगे बढ़ते रहे, और पीछे जो है हमास को मदद करते रहे, जो कि उनका ध्यान जो है इजराइल को वहाँ से हटा दिया। हमास को तो इजराइल सोचता था कि हम कभी भी कब्जा कर लेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे वेस्ट बैंक और गाज़ा में। दूसरी चीज़, गाज़ा में जब तीनों चीज़ें, एयर, लैंड और नेवी, तीनों अगर उस पर कमांड इजराइल का था, फिर एक ऐसी चीज़ होगी, ये भी बड़ी सोचने को मजबूर करता है किसी भी देश को, किसी भी एजेंसी को। जहाँ तक इजराइल चीन के साथ भी अब रिलेशन सुधार रहा था, चीन अरब कंट्रीज के साथ रिलेशन सुधार रहा था, ईरान चीन और रूस के साथ अपने रिलेशन सुधार रहा था, ईरान सऊदी अरेबिया के साथ भी रिलेशन सुधारने में और UAE के साथ भी सुधारने में लगा हुआ था। क्या ये सिर्फ दिखावा था? तो बाद में पता लगेगा। रूस जो है अपनी लड़ाई में बिजी था, यूक्रेन के साथ, नाटो के साथ, अमेरिका के साथ, लेकिन क्या वो हमास की या इनकी मदद कर रहा था? ये भी एक सोचने वाली चीज़ है। चीन के साथ आप देखिए, बीच में थोड़ा इजराइल और अमेरिका के रिश्तों में खटास आ गई थी, खास करके नेतन्याहू के वापस आने के बाद, क्योंकि नेतन्याहू राइट विंग माने जाते हैं, फासिस्ट माने जाते हैं, और ये चीज़ अमेरिका को पसंद नहीं थी। बिडेन ने खुद बोला था कि नेतन्याहू फासिस्ट हैं, और इनको अमेरिका जाने का मौका नहीं मिला था अभी तक, जबकि इनके अपोजिट में इन्हीं के पहले रक्षा मंत्री थे जिन्होंने छोड़ दिया और अपनी पार्टी बना ली, अपोजिशन में हैं, उनको बुलाया गया अमेरिका में। और नेतन्याहू का पिछले महीने न्यूज आई थी कि उनका प्रोग्राम था चीन जाने का। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, और बीच में ये भी हमास भी को भी ट्रेन किया जा रहा था, आगे लाया जा रहा था। लेकिन इससे ज़्यादा जो बड़ी बात है, जो नेतन्याहू जुझे रहे, समझ नहीं पाए, उनकी इंटरनल जो सिचुएशन थी उसका ज़्यादा फ़ायदा हमास या उसके जो कंट्रीज़ देश सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने किया। इजराइल में पहली बार था कि 4 साल में 5 इलेक्शन हुए, अनस्टेबल गवर्नमेंट रही है, और इसी बीच में नेतन्याहू जब वापस आए हैं तो जुडिशरी से जुडिशियल रिफॉर्म्स बिल लेके आए, जिससे
बहुत ज़्यादा असंतोष था इजराइल में। इस जुडिशल बिल को, जो अकाउंटेबिलिटी जो बिल थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर कम हो रही थी, की जा रही थी, उसको अमेरिका ने भी बोला था कि ये सही नहीं है, जिसको कि इंटरफेरेंस कह रहे थे अपने इंटरनल अफेयर्स में। तो ये जो चीज़ें अनस्टेबिलिटी थी वहाँ पर, इसका भी फ़ायदा हमास ने उठाया। हमास बोलता रहा कि हम जो है इनके साथ कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम जो है अपना देखना चाहते हैं, अपनी इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं अपने इलाके में। उसके बाद जो एक ऑटोमेटिक जो हम बात कर रहे थे, जो सवाल ही आपने दिया है कि इतनी बड़ी एजेंसी जो है, इतनी बुद्धिमान एजेंसी दुनिया भर की एजेंसियों में शीर्ष पर है। अब इस शीर्ष वाली जो बात है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो है इजराइल को एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे गया कि हमारे ऊपर कोई आंख नहीं उठा सकता। हमारी जो वॉल है 60 किलोमीटर की, इम्प्रेग्नेबल है, टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस्ड है कि यहां कोई कुछ नहीं कर सकता, परिंदा पर नहीं मार सकता। ये जो चीज़ है ये भी इनके दिमाग में आ गई थी। मोसाद के भी शायद सोचा होगा कि हम तो यहाँ कुछ नहीं कर सकते, ये हम सब देख रहे हैं। हो सकता है इन्हीं के जो एजेंट्स थे उन्होंने वहाँ धोखा दिया। मुझे ये लग रहा है कि इजराइल ने इलेक्ट्रॉनिक और टेक्निकल इंटेलिजेंस पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया बजाय ह्यूमन इंटेलिजेंस के। ह्यूमन इंटेलिजेंस ही ग्राउंड पर ज़्यादा है, समझ सकता है, देख सकता है और बता सकता है। टेक्निकल इंटेलिजेंस को धोखा दिया जा सकता है, जैम किया जा सकता है। तो ये एक इनकी जो है कमी थी। दूसरा कॉम्प्लेसेंसी, मतलब ये मैं कहें आराम परस्त हो गए थे कि ठीक है हमारा तो कुछ होना नहीं है, हम जो है हमारे ऊपर और कुछ नहीं आ सकता, इसलिए जो है हम थोड़ा और रिलैक्स होके चलते रहेंगे। आर्मी, जैसे मैंने कहा, स्टैंडिंग आर्मी नहीं, इन्होंने जो है अपनी आर्मी को रिजर्व्स पर ज़्यादा रखा कि जब ज़रूरत पड़ेगी हम मोबिलाइज कर लेंगे। और वही एक कारण था कि आर्मी जो है जल्दी मोबिलाइज नहीं हुई, समय लगा, तीसरे दिन ही जाकर के सबको ये मोबिलाइज कर पाए। हमास ने हमेशा इनको बताया कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। ऐसे देखे वो इनको धोखा देते रहे और इस धोखे में ये आ गए। और हमास ने अपनी पूरी कोशिश की है दिखाने के लिए कि वो अब जो है इनके मुकाबले में कहीं नहीं है, जो ये बताते रहे सबको। लेकिन बीच बीच में इनको टारगेट भी करते रहे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया था। ये जो है नाकामयाबी इस तरह की एक स्टडी करने वाली चीज़ है कि कैसे कंटिन्यूअस सर्वेलेंस रुक गया, कुछ नहीं पता लग पाया, कैसे जो है इतनी छोटी टेररिस्ट वाली फ़ौज जो है वो हर एक जगह इनको जो है चकमा दे गई। इतना ज़्यादा, इतनी डिप्लॉयमेंट्स होने के बावजूद, इतने एडवांस एयरक्राफ्ट और आर्मी और मिसाइल्स और सब कुछ होने के बावजूद जो है रिटेलिएशन क्यों नहीं हो पाया। इनके इजराइल के लोग जो कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग है उनके यहाँ, इजराइल की आर्मी क्यों जो है इनको जवाब नहीं दे पाई। जो इतने लड़ाके या तो एरियल आ रहे थे या मोटरसाइकिल और बाकी चीज़ों पर आए। अभी इन्होंने जो भी एक्शन लिया हो कि इन्होंने बोला इनको पूरा सीज कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक इनका पावर कट और पानी और सामान सब कुछ कर देंगे, वो सब एक अलग की बात है। लेकिन एक ऐसा देश जो कि अपनी 7% GDP का खर्च करता है अपने मिलिट्री के ऊपर, सैन्य क्षमता के ऊपर, सैन्य ताकत, खुफिया ताकत के ऊपर, और वो जो है ये चीज़ें नहीं कर पाया। ये एक प्रश्न चिन्ह, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ी नाकामयाबी है। हाँ, मोराल बूस्टिंग के लिए एंटनी ब्लिंकन जो
अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वहाँ पहुँच गए हैं, यूके के फॉरेन मिनिस्टर भी वहाँ आने वाले हैं। ये सब सॉलिडरिटी दिखाने के लिए एम्यूनिशन सब चीज़ आ जाएगा। लेकिन जो धब्बा लग गया है अभी इजराइल की मिलिट्री साख के ऊपर, इजराइल की जो आपने कहा कि शीर्ष पर है इनकी एजेंसियां, उनके ऊपर वो अब हट नहीं पाएगा। लेकिन सीख जरूर एक है बाकी देशों के लिए, बाकी देशों की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के लिए और नागरिकों के लिए भी, कि हर समय सिर्फ डिपेंड नहीं कर सकते हैं ये अपने खुफिया एजेंसियों पर ही, और जो पैरामिलिट्री और बाकी फोर्सेज हैं कि वही जो है इनको देखेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है सभी के लिए। और आप देखिए इसमें हम अगर बात करें तो हमास ने खुद बोला है कि 2 साल तैयारी की, 2 साल कम समय नहीं होता। 2 साल अगर आकलन नहीं कर पाए एजेंसियां तो ये अगेन मतलब ये तो धब्बा लगना ही है इनके ऊपर। साइबर अटैक कर दिया, टेक्निकल फेलियर कर दिया, लॉन्ग रेंज रॉकेट्स, इनके पास जो रॉकेट्स थे 15 से 250 किलोमीटर तक के रॉकेट्स थे, जो इजराइल ने खुद बोला है कि तकरीबन 30,000 इनके पास होंगे। 1 लाख रॉकेट्स तो 1 लाख तो हिजबुल्लाह की स्ट्रेंथ है, उनके पास तो रॉकेट्स की संख्या भी ज़्यादा है, 40-50 हज़ार से ज़्यादा है। तो ऐसे रॉकेट सिस्टम्स आ रहे हैं, इनका आकलन नहीं था। ये तो समझ से परे है कि कैसे हो सकता है। और जैसे मैंने कहा इतनी बड़ी लेवल पर जैमिंग या साइबर अटैक बहुत एडवांस कंट्रीज ही कर सकती हैं। अमेरिका, रूस, चाइना, इन्हीं के पास ये टेक्नोलॉजी है। किसने किसकी मदद की वो तो देखने और सोचने वाली बात है। आयरन डोम और बाकी चीज़ों के लिए पैरा लैंडिंग्स की इन्होंने किया, मोटरसाइकिल, ट्रक्स, नॉर्मल गाड़ियाँ इन्होंने इस्तेमाल की आने जाने के लिए, और सबको पकड़ा, बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को। आपने देखा किस तरह ये चीज़ें हुई। ये जो है बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है। इन्होंने आउटपोस्ट पर कब्जा कर लिया, पुलिस पोस्ट पर कब्जा कर लिया। आप सोचिए इन्होंने जो है इनके तकरीबन 22 जो इलाके थे बॉर्डर में, 15 से 20 किलोमीटर के जो भी थे, उन पर कब्जा किया, जिसमें 16 को तो इन्होंने इजराइल ने छुड़ा लिया, अपने कब्जे में ले लिया, लड़ा के इनके मार दिए। 6 में अभी भी पूरा कब्जा नहीं हुआ है और वहाँ पर इनके लड़ाके हमास के हैं अभी भी। कैसे ढूंढेंगे, कैसे कब्जा करेंगे? इजराइल एयरफोर्स अभी गाज़ा में जो नॉर्मल है, जो टैक्टिक्स है, उसको इस्तेमाल करते हुए वो पूरा प्लास्टर कर रहे हैं कि वहाँ पर जो लॉजिस्टिक्स हैं, जहाँ पर भी छुपे हुए हैं हमास के लड़ाके, उनको बाय एयर, उनको बाय रॉकेट के साथ, आर्टिलरी के साथ उनको फ्लैट किया जाए, उनको मारा जाए, उनके लॉजिस्टिक्स को नष्ट किया जाए, जिससे जो इनकी पैदल सेना कल 3 लाख की तैयार है वो जाकर के मॉप अप करे और इनके जो बच गए हैं हम लड़ाके उनको जो है मारे। और इन्होंने देखिए अब छोटा सा था एक कफर आज़ा है इन साउथ इज़राइल में, जहाँ पर उन्होंने मैसेकर किया है लोगों का, मतलब कोई वहाँ पर उनको जवाब देने वाला नहीं था। बाकी भी जो हैं 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर के इलाके में 150 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने जो है हॉस्टेज बनाया है। और उन्होंने बोला भी है कि लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं, और लंबी लड़ाई के लिए तैयारी ऐसे नहीं होती, उसके लिए बहुत कुछ चाहिए जो ये करते रहे हैं। तो हमास ने अभी PLO और बाकी ग्रुप्स को पूरा दबा दिया है, ओवरशैडो कर दिया है, और उनका कहना है कि हम पूरी तैयारी के साथ हैं, इतनी जल्दी हम कुछ छोड़ने वाले नहीं हैं, और हम और इनको जो है इनके ऊपर नुकसान पहुंचाएंगे। हिजबुल्लाह का साथ आ गया, जो खुद 1 लाख की उनकी स्ट्रेंथ है, उनके पास ड्रोन्स हैं, असॉल्ट राइफल, स्नाइपर राइफल, ड्रोन्स, पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाले रॉकेट्स हैं, आर्टिलरी गन्स हैं, एंटी शिप मिसाइल्स हैं, एंटी टैंक मिसाइल्स हैं उनके पास, T-72 लेवल के टैंक्स भी हैं उनके पास, BMPs हैं,
M113 BMPs हैं उनके पास, सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स हैं, UAVs हैं, ये सारी चीज़ें उनके पास हैं। तो आप समझिए कि अगर वो भी वॉर में आ गए, टू फ्रंट खुल गया, तो इसके लिए और मुश्किल हो जाएगा इनके पास। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो प्रश्न चिन्ह काफ़ी खड़ा कर रही हैं। हालांकि इसके साथ एक और चीज़ है कि दूसरे जो राष्ट्र हैं, जैसे इजिप्ट ने बोला है कि वो मीडिएशन करने के लिए सीज फायर कराना चाहता है। टर्की ने भी ये बोला है। आज बैठक शायद अरब लीग की भी होगी इसके ऊपर। USA ने भी सभी को बोला है, सारे अपने मित्र देश और बाकी अरब कंट्रीज़ को, इंक्लूडिंग ईरान, की वो जो है बात करें हिजबुल्लाह और बाकियों से, और जो बंधकों को छोड़े, और अगर हो सकता है तो जो इसमें युद्ध विराम कराएं। और इसमें अमेरिका ऑलरेडी पहली खेप उसने मदद की पहुंचा दी है इजराइल को। उसकी नेवी हमने कहा जैसे कि वो भी पहुंच चुकी है। अब सवाल ये है कि इससे जो दूसरा इसमें आपने सवाल किया है कि इससे हमें किन मुद्दों पर ध्यान देना है, कि सिर्फ हमें ही नहीं, ये कि सबने, जितने भी बाकी देश हैं, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट लेसन इसमें है। और जो इसमें मुख्य जो चीज़ें हैं उसमें है कि हमें सबसे पहले तो इसमें ये देखना है कि ये एक स्टडी बनानी पड़ेगी, एक टीम बनानी पड़ेगी जो ये चेक करे कि ये चीज़ें हुई क्यों हैं। और सुरक्षा तंत्र जो है, चाहे वो बॉर्डर वॉल है, चाहे डिफेंसेस हैं, वो कंटिन्यूअस होने चाहिए, कॉन्करेंट होने चाहिए, और उन पर सर्वेलेंस बहुत ज़रूरी है। आप बना के दीवार छोड़ नहीं सकते। हमने भी काफ़ी बॉर्डर फेंसिंग की है, बॉर्डर फेंसिंग भी की है, LAC के ऊपर भी फेंसिंग कर रहे हैं, किए हैं, जिसको हम छोड़ नहीं सकते। मतलब मैन पावर होना जरूरी है। आपकी स्टैंडिंग आर्मी उतनी होनी जरूरी है जो हमेशा इनकी देखभाल करे और इंश्योर करे कि कोई मौका ना मिले इनको ब्रीच करने का, काटने का, इसमें घुसने का दुश्मन को। इसको सिर्फ बना करके छोड़ा नहीं जा सकता है। इंटेलिजेंस गैदरिंग में हम ठंडे नहीं पड़ सकते कि एक हमने अगर कोई अटैक कर दिया, घुस के मार दिया, तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ हम तैयार हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम बालाकोट एक कर दिए, उरी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, वही एंड नहीं है। आप देखिए अनट्रेंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किस तरह मदद लेकर के उसने साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और टेक्निकल वॉरफेयर सारा कुछ करके, जैमिंग करके, किस तरह सिर्फ कोई सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट इस्तेमाल नहीं हुई, UAV नहीं इस्तेमाल हुआ, ड्रोन्स नहीं हुए, वो जो है सीधा पैराग्लाइडिंग करके मोटरसाइकिल और बाकी चीज़ें लेकर के घुस गया अंदर। तो ये सब चीज़ें, अनकन्वेंशनल चीज़ों के बारे में हमें ज़्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब जो लड़ाई है अनकन्वेंशनल आपने देखा ज़्यादा है। जो सब ज़्यादा थ्रेट हमारी है वो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या टेररिस्ट हैं उनसे ज़्यादा है। उनको न पनपने दिया जाए। हम खाली अगर बोलते रहें कि टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर्स यहाँ हैं, और अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे उन इलाकों में, खास करके जिनको हम कहते हैं कि हमारे जो देश है उसने कब्जा किया हुआ है, अगर कब्जा किया है मतलब हम उसको अपनी टेरिटरी अगर मानते हैं, तो अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे ही नुकसान करेंगे। जो सिक्योरिटी है या टेररिस्ट हैं, इनके ऊपर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक पॉलिसी होनी चाहिए। कोई भी हमारे यहाँ राजनीतिक दल हो या बाकी भी लोग हैं, चाहे मीडिया हो, चाहे एजेंसीज हो, जो भी लोग हैं, सुरक्षा के ऊपर और टेररिज्म के ऊपर हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और दो व्यूज लेके नहीं चलना है। कोई गुड और बैड टेररिस्ट नहीं होते हैं। अगर आपने टेररिस्ट बोला है तो उसका डेफिनेशन बहुत क्लियर है। छोटा अटेम्प्ट भी टेररिस्ट का एक कह करके छोड़ देना, दो ही लोग थे और गलती कर गए, ये कर गए, वो सही नहीं है। उसका जवाब देना
बहुत ज़रूरी है कि बाकी टेररिस्ट को पता लगे कि उनकी हालत क्या होगी अगर ये ऐसा करेंगे। देश की जनता अपने आप को सिर्फ सरकार, सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों के भरोसे पर नहीं छोड़ सकती। खुद के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, खुद को तैयार रखना पड़ेगा, अपने अगल बगल देखना पड़ेगा कौन क्या कर रहा है। पूरी सुरक्षा तंत्र में भागी बनना पड़ेगा और सरकार को भी चाहिए कि जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसमें ये बड़ा क्लियर करे कि लोगों की क्या जिम्मेदारी है, क्या क्या चीज़ें उनको करना चाहिए और सरकार उसमें क्या मदद देगी। सिर्फ ये कहना कि घर से बाहर नहीं निकलें, घरों में घुस जाएं, घरों में रहें, तो बाकी अगर ये टेररिस्ट इस तरह घरों में घुस जाएंगे तो लोग क्या घरों में ही बैठे रहेंगे? उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि इस चीज़ में क्या होगा। और ये सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों की ट्रेनिंग से नहीं होगा, ये हमें अपनी देश की जनता को ट्रेन करना पड़ेगा, उनके पाठ्यक्रम में लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि अगर ऐसी चीज़ होती है तो उन्होंने क्या करना है, क्या सेफ्टी सिक्योरिटी उन्होंने देखना है, कैसे मिल सकते हैं। और ख़ास करके ये चीज़ जो रिमोट एरियाज़ हैं, बॉर्डर एरियाज़ हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्यों सबसे पहले वहाँ पर ये हरकतें होंगी। कंटिन्यूअस सर्वेलेंस बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके आइडेंटिफाइड लाइकली, और मैं तो ये कहूँगा अनलाइकली है उस पर भी, क्योंकि दुश्मन जो है जिसको हम अनलाइकली कहते हैं उस पर उधर से ज़्यादा आ सकता है। और इसको हर तरह, जब मैं सर्वेलेंस कहता हूँ, इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, एरियल सर्वेलेंस, ह्यूमन सर्वेलेंस, वेपन्स के थ्रू, बाकी चीज़ों की जो भी कैपेबिलिटी हमारे पास है हर एक होना चाहिए कि हम एक ही चीज़ पर नहीं छोड़ें, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक या सिर्फ साइबर, एक के ऊपर एक रहनी चाहिए, जिससे एक में कोई कमी आए तो दूसरा उसको देख सके। सरकार और फोर्सेज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक स्टडी ग्रुप बननी चाहिए, एक कमेटी बननी चाहिए जो इसको स्टडी करे। जो मैंने पहले भी कहा, ह्यूमन सर्विलेंस को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, ये ग्राउंड पर रहना बहुत ज़रूरी है। स्टैंडिंग आर्मी जो डिप्लॉयड हो, जल्दी डिप्लॉय हो सके, वो बहुत ज़रूरी है, और बहुत जल्दी मोबिलाइज हो सके वो भी आर्मी बहुत ज़रूरी है। रिटेलिएशन जो हम करें इनके ऊपर वो बहुत तगड़ा होना चाहिए, चाहे वो छोटा ग्रुप हो या बड़ा हो, ये इतना इंटेंस होना चाहिए कि इनको एक सबक मिले कि आगे नहीं कर पाएं। जो कवर्ट ऑपरेशन है, लुका छिपी वाला जो ये ऑपरेशन इस तरह करते हैं, उसके बारे में भी एक तंत्र हमारे पास होना चाहिए जो ये देखे कि ऐसी चीज़ें नहीं हो पाएं। हम सिर्फ ये नहीं कर सकते बार बार कि पिछले 10 सालों में 12 सालों में कोई कहीं ब्लास्ट नहीं हुआ, अटैक नहीं हुआ तो हो सकता है, और जैसे पहले हुआ वैसे नहीं होगा, दूसरे तरीके से होगा। इसलिए हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और तैयार रहना पड़ेगा मतलब ये नहीं कि ब्लास्ट हो जाए तब हम क्या करेंगे, उसको रोकने के लिए पहले ही निप इन द बड हो ही नहीं। हाँ, अगर हो जाए तो उसके लिए तो तैयार रहना ही पड़ेगा। रिटेलिएशन के लिए आज की तारीख में हमारे आर्म्ड फोर्सेज ही सबसे ज़्यादा कैपेबल हैं। इनको कैपेबिलिटी और बढ़ानी पड़ेगी, और इनको इंटरनली भी अब तैयार रहना पड़ेगा ऐसे टेररिस्ट ग्रुप से निपटने के लिए, क्योंकि सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेस अलग से उनका काम है, अलग रोल है, वो इसमें इतनी ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो नहीं पाएंगी क्योंकि वो दोनों चीज़ें नहीं देख पाएंगी। सिर्फ कमेटी इंक्वायरी बिठा देना, इसका कोई मतलब नहीं है अगर हम उस पर काम नहीं करें। उसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक सिक्योरिटी में पब्लिक का भी योगदान है और काफ़ी ज़्यादा योगदान है। इसलिए उनको भी भरोसे में लेना चाहिए, बताना चाहिए क्या कमियां हुई थी और क्या हम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा, हमारा एम होना चाहिए कि प्रीएम्प्ट करें पहले ही
कि एक्शन नहीं हो, और अगर हो जाता है तो बहुत लार्ज स्केल पर रिटेलिएशन होना चाहिए कि दूसरा कोई ग्रुप दोबारा ऐसी हिकमत नहीं कर पाए। फेंस भी जहां है वहां पर हमें अच्छी तरह उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि अगर ये इन्फिल्ट्रेट होता है या कहीं पर कुछ लकूना है तो हम उसको देख सकें। तो ये जो चीज़ें हैं हमको काफ़ी इसको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कैसे चूक हुई, इन चूक को हम क्या कर सकते हैं, दुश्मन क्या कर सकता है, कैसी टैक्टिक्स है, और दूसरे देश कौन हैं जो कि अगर कोई आता है हमारे पास जो कि इनको मदद कर सकता है, और इस मदद के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले रोकने के लिए, समझाने के लिए, या अगर ज़रूरत पड़ी तो कार्रवाई करने के लिए। और हम वेट नहीं कर सकते कि हम अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाएंगे। हमको ये होना चाहिए कि हम कंटिन्यूअस प्रोसेस में मजबूत बनाते जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए कि अगर हम सुरक्षा की कोई ज़रूरत है तो 10 साल तक वो खिंचती रहे, फाइलों में घूमती रहे, या वो सिर्फ ये जो टेंडर्स में घूमती रहे। ये कमी हमें दूर करनी पड़ेगी और इससे सीख लेकर के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, जो हमारे लिए इस समय बहुत जरूरी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।